आपकी आवाज में आज बात सियासत, सच और सामना की। क्या देश का मजदूर वोट बैंक का कचरा है? यह सवाल खड़ा हुआ है शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक लेख से। एक तरफ तो लॉकडाउन में मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना कामगारों को लेकर डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि योगी सरकार महाराष्ट्र में रह रहे अपने मजदूरों को वापस नहीं बुलाना चाहती है। आरोप गंभीर हैं, इसकी पड़ताल भी करेंगे। कई सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश के लिहाज से यह इसलिए बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे मध्य प्रदेश के मजदूर महाराष्ट्र में है। तो क्या शिवसेना मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी इसी तरह का तंज कस रही है? यह सवाल भी होगा। इन तमाम सवालों के जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन में जगह जगह फंसे मजदूर परेशान हैं। दूसरी तरफ मजदूरों पर राजनीति वोट बैंक की कचरा पॉलिटिक्स में बदल गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने एक लेख से महाराष्ट्र में फंसे हिंदी भाषी राज्यों के मजदूरों के मामले को सियासी रंग दे दिया। राज्यों की सीमा पर वापसी का इंतजार कर रहे प्रवासी मजदूरों से आह्वान किया कि सीमा से वापस लौटो, वोट बैंक का कचरा बन गया। सामना ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने मजदूरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। वो मजदूरों को वोट बैंक समझते हैं। मजदूर मुंबई में होते हैं तो उन्हें लुभाने के लिए छठ पूजा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हें वापस लेने की बारी आई तो गरीब मजदूरों को छोड़कर कोटा से अमीरों के बच्चों को लाया गया। शिवसेना की गठबंधन सरकार भी सुर में सुर मिला रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या महाराष्ट्र में 25-30 लाख है। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें लेने के लिए कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है। योगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को लेना नहीं चाहते, इसलिए वो अड़चन पैदा कर रहे हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि मजदूरों की वापसी के लिए बसों का इंतजाम करने वाला वो पहला राज्य है। सीएम योगी खुद साफ कर चुके हैं कि 6.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को राज्य में वापस लाया गया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। और मजदूरों की वापसी पर एक ताजा खबर भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के ही शिरडी स्टेशन से 1251 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन बुधवार की दोपहर को रवाना हुई। ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने ऐसी कोशिशों का जिक्र नहीं किया। उसने हिंदी भाषी राज्यों पर मजदूरों को वापस न लेने का आरोप लगाते हुए लिखा कि ये पालघर में हुए साधु हत्याकांड जितना ही अमानवीय और निर्मम मामला है। वोट बैंक का कचरा अब किसी को अपने आंगन में नहीं चाहिए। और शायद शिवसेना की दुखती रग भी यही है। कहा जा रहा है कि पालघर में साधुओं की हत्या पर जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, तब से शिवसेना उखड़ी हुई है। उसने पहले बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या पर सवाल उठाया और अब वो मजदूरों के बहाने हिंदी भाषी राज्यों और खासकर योगी सरकार पर निशाना साध रही है। मुंबई से एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र होता है तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र तो आता ही है, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारे दोनों राज्य भी आते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने हिंदी भाषी राज्यों खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश पर हमला करने में शब्दों के संयम का भी ख्याल नहीं रखा। उसने मजदूरों को वोट बैंक का कचरा बता दिया। सवाल यह है कि क्या शिवसेना मजदूरों को वोट बैंक का कचरा समझती है? क्या शिवसेना मजदूरों की वापसी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है? क्या शिवसेना पालघर हत्याकांड पर हुई किरकिरी का बदला ले रही है? उत्तर भारतीयों के विरोध की सियासत करने वाली शिवसेना मजदूरों की हमदर्द कैसे बन गई? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त हम पूछ रहे हैं। उधर सामना में छपे लेख में शिवसेना का आरोप है कि योगी सरकार और बिहार दोनों ही अपने मजदूरों की वापसी से पहले उनका टेस्ट कराने पर अड़ी है, लेकिन कोटा में छात्रों की वापसी के मामले में ऐसा नहीं किया गया। क्या आरोप सच है या फेक न्यूज? सच का सामना कराते हैं। देखिए कोटा से छात्रों को कैसे लाया गया।
क्या राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने में योगी सरकार ने लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी की? क्या छात्रों की वापसी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया? 18 अप्रैल को यूपी की 250 बसों के जरिए 7,500 छात्रों को कोटा से वापस लाया गया, लेकिन ये बसें खचाखच नहीं भरी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, छात्रों को एक एक सीट छोड़कर बिठाया गया। कि यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और कोटा में जो हजारों कोचिंग छात्र हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश वापस बुलाया जा रहा है। बस में जिस भी छात्र को बिठाया गया उसकी स्क्रीनिंग की गई। छात्र जब कोटा से झांसी पहुंचे तो एक बार फिर स्क्रीनिंग हुई। छात्रों को उनके जिले में पहुंचने पर क्वारंटीन किया गया। कोटा से लौटे छात्रों की सेहत पर प्रशासन अभी नजर बनाए हुए है। उनकी वापसी के बाद इसी जिम्मेदारी के साथ सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनसे बात की और उन्हें कोरोना के बारे में जागरूक भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी कोटा से अपने छात्रों को वापस बुलाया। हालांकि बीच में सवाल जरूर उठा था कि कोटा से छात्रों को तो बुलाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को क्या? उसके बाद तस्वीरें सामने आई कि मजदूर भी वापस लाए जाने लगे, बसें जाने लगी और अब स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही, जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहा जा रहा है। अलग अलग जगहों से वो ट्रेनें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों में पहुंच रही हैं। कल छत्तीसगढ़ में 8 स्टेशन भी प्रस्तावित कर दिए थे भूपेश बघेल ने, जो मुख्यमंत्री हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया साहब, आप नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, और इसके साथ साथ इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मेरे 2 सहयोगी एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हरीश दिवेकर भोपाल से और देवेश तिवारी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया साहब आपसे। डेहरिया साहब, अब तो सहयोगी हैं आपके और वो अपने मुखपत्र में लिखते हैं कि मजदूर वोट बैंक का कचरा है, कोई राज्य उन्हें लेना नहीं चाहता। क्या यही मजदूरों की नई परिभाषा है? देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के हितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेश के लगभग 26,000 से ज्यादा मजदूर हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो मजदूर जहां है उनको वहीं रखा जाने की व्यवस्था का निर्देश केंद्र ने दिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन निर्देश का पूरी तरह से पालन किया और अन्य प्रदेश के जो 26,000 मजदूर हैं उनके लिए हमने 400 के करीब शिविर लगाया, उनको यहाँ रखा गया। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था, ये हमारी सरकार ने की है और आज तक वो मजदूर लॉकडाउन की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में है। हमने कुछ काम शुरू किए हैं केंद्र सरकार के निर्देश पे, कुछ फैक्ट्रियां चालू हुई है, अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन जगहों में भी अन्य प्रदेश के लोग जो है मजदूर यहाँ रुके, उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के लगभग 1,08,000 से ज्यादा मजदूर हमारे 21 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब 25 राज्यों में हमारे प्रदेश के मजदूर हैं। उनको हमारे राज्य की हेल्पलाइन बनी हुई है, जिलों के लिए जो हेल्पलाइन बनी गई है उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और वहां पे जिनका भी अन्य प्रदेश में है जो संपर्क कर रहे हैं, उनके उन राज्यों से संपर्क करके उनको खाने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया जाना चाहिए था, इस पर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मेरा जो आपसे सवाल था, उनको लगभग 1 करोड़ रुपए ज्यादा की राशि उनके खातों में हमारी सरकार ने भेजा है। आवाज पहुंच रही है क्या मंत्री जी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले केंद्र की सरकार को पत्र भेजकर जो श्रमिक मंत्री जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, क्या करना चाहिए था, इस पर तो हम डिबेट करेंगे। लेकिन हमारी सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ हैं और वो आना चाह रहे हैं तो उनको लाने की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। अब चूंकि वो इजाजत नहीं मिली, वो सब उस पर आऊंगा सर मैं आपके पास। मेरा सवाल आपसे ये है शिवसेना के इस नई परिभाषा पर
कि मजदूर वोट बैंक का कचरा है, कोई अपने राज्य में वापस लेना नहीं चाहता। आप समर्थन करते हैं, इसका इत्तेफाक रखते हैं आप इस परिभाषा से? आवाज शिव कुमार डेरिया साहब तक नहीं पहुंच रही। मंत्री जी, मैं फौरन आपके पास लौट कर आ रहा हूं क्योंकि शायद कनेक्शन आपसे कट गया है, संपर्क टूट गया। मैं लौट रहा हूं आपके पास। शंकर लालवानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शंकर लालवानी जी, शिवसेना के मुखपत्र सामना को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत लंबे वक्त तक आपके सहयोगी रहे, अब हालांकि राहें जुदा हैं। उनका यह मानना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्र उनके लिए ये वोट बैंक का कचरा हो गया है, कोई अपने राज्य में इनको वापस लेना नहीं चाहता, सीमाओं पर ही मजदूरों को रोक रखा गया है, रोक दिया गया है। क्या वाकई वोट बैंक का कचरा है क्या मजदूर? का प्रतीक है इस प्रकार का स्टेटमेंट जो उनके मुखपत्र में दिया हुआ है। मजदूर को ऐसा नहीं है। आज अगर महाराष्ट्र के निर्माण में या हम कहें बंबई में जितने मजदूर लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदी राष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, वो वहां काम करने जाते हैं तो निश्चित तौर पे उस प्रदेश के विकास के लिए भी काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की भाषा लिखना, ये सामना जो उनका मुखपत्र है वो कभी कभी सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार के तथ्य बताता भी है और लिखता भी रहता है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस स्टेटमेंट से और मैं इसकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि मजदूर हमारा एक वो है कि जब आपने सही कहा कि जब चुनाव की बात आती है तो उनको लुभाने के लिए काम करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जितनी वोट की कीमत है उतनी ही कीमत इन मजदूरों की भी है जब वो महाराष्ट्र में, बंबई में रहते हैं और इनके लुभाने के लिए ये काम करते रहते हैं। तो अब अगर चुनाव नहीं है तो इस प्रकार की मजदूरों के लिए बातें कहना बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, मंत्री जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन शंकर लालवानी साहब एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहता हूं। गजब इत्तेफाक है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आप जहां से सांसद हैं उस शहर को कहते हैं मिनी मुंबई। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि दरअसल अब कोरोना के चक्कर में मतभेद खुलकर सामने आने लगे, मतभेद बढ़ने लगे हैं? ये मेरा मजदूर, ये तुम्हारा मजदूर, तुम अपना मजदूर ले जाओ, मेरा मजदूर मुझे दे दो, ना आए तो बेहतर। अब वो तेरा, मेरा और वो सब सामने आने लगा है। देखिए, इस प्रकार की राजनीति होना नहीं चाहिए, और वो भी इस विषम परिस्थितियों में कि जब हम सब मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं, उस समय तेरा मेरा की बात आ रही है। ये पूरा देश हमारा है, हम सब मिलकर इसमें लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से बात की। हम पूरी हर राज्य को जो मदद चाहिए वो केंद्र सरकार दे रही है। उसके बाद ये तेरा मेरे की राजनीति नहीं होना चाहिए, ये बहुत छोटी मानसिकता का प्रतीक है। इस समय तो हमको राजनीति से ऊपर हटकर मानवता के लिए लड़ना चाहिए, इस कोरोना से लड़ना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मंत्री जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब आप सुन पा रहे हैं मुझे, शिव कुमार डेरिया साहब? हाँ जी, मैं आवाज आ रही है जी। मैं आपसे ही पूछ रहा था कि क्या शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे लेख से आप इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं कि बॉर्डर पर मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है, ये वोट बैंक का कचरा है जिसे कोई राज्य वापस नहीं लेना चाहता? देखिए, हमारे राज्य में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और मुखपत्र की अपने राज्य की बात कर रहा हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा राज्य जो है, केंद्र ने जो निर्देश दिया है, अन्य राज्य के मजदूर हैं वहां आए हैं, सीमा में उनको क्वारंटाइन करके रखा गया है और उनकी सारी व्यवस्था हमारी राज्य की सरकार कर रही है। और हमने आपको पहले ही कहा कि जो अन्य प्रदेश के मजदूर हैं उनको भी हमने 400 शिविरों में रखा हुआ है, और उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कर रही है। और अन्य प्रदेश में जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों की भी व्यवस्था उन राज्यों के सरकारों से संपर्क करके पूरी व्यवस्था उनके रुकने की, खाने की
और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। हमने पहले ही कहा कि जो मजदूर हैं हमारे, वो हमारे प्रदेश की संपत्ति हैं और हमारी प्राथमिकता भी हमारे मजदूर हैं। जो अन्य राज्य में गए हैं वो भी, और जो अन्य राज्य के हमारे प्रदेश में है वो भी। और इन मजदूरों के हितों के लिए सरकार जो भी व्यवस्था होगी वो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। लेकिन अन्य राज्यों में क्या स्थिति है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश और बिहार ने तो कह दिया है कि अन्य प्रदेश में हमारे मजदूर हैं, हम उनको वापस लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। कोविड-19 के मामले भी हमारे प्रदेश में बहुत कम है, कभी सेकंड स्टेज में नहीं गया। हमारे यहाँ मात्र 23 एक्टिव मरीज हैं, जो 50 पूरे मरीज पूरे जो थे कोविड-19 जो संक्रमित, वो मात्र 50 के करीब पाए गए हैं। और जो अन्य प्रदेशों से आए थे या विदेश से आए थे, इन्हीं लोगों में ये संक्रमण हुआ था। और अब 23 ही एक्टिव मरीज बचे हैं, उनके भी आधे दिन पूरे हो चुके हैं और वो भी बड़े स्वस्थ होके जाएंगे। हमारे यहाँ कहीं कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। तो ये हमारे प्रदेश की सरकार ने 19 तारीख को ही धारा 144 लगाकर लोगों को संकेत दिया था कि हम ये जो महामारी आई है, पेंडेमिक है, इससे निपटने के लिए राज्य की सरकार और राज्य की जनता को एक होकर मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक, मंत्री जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। सरकार ने 19 तारीख को ही इसकी व्यवस्था कर दी थी। जी मंत्री जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। और तब जबकि हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें हरीश जी मेरा एक अहम सवाल, देखिए मजदूर वोट बैंक का कचरा है, ऐसा जिसका सोचना है वो अपनी सोच अपने पास रखे। हम जानते हैं कि इस देश को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, किसी ने खड़ा करने का काम किया, डेवलपमेंट किया, वो हमारे यही मजदूर भाई बहन है। हरीश जी मेरा आपसे सवाल, जब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो फिर कोटा के बच्चों को किस तरह ट्रीट किया जाता है, मजदूर किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं, इसकी बानगी बहुत सी तस्वीरें हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं सिर्फ 24 घंटे पहले तस्वीर पे, सूरत से एक मिनी ट्रक आता है डिंडोरी, 4 दिन भूखे प्यासे मजदूर जानवरों की तरह उसमें भरकर डिंडोरी पहुंचते हैं। 1,68,000 किराया चुकाते हैं, 2700 रुपए पर हेड के हिसाब से। 4 दिन खाना पीना कुछ नहीं मिलता। यह व्यवस्था है सरकारों की मजदूरों के प्रति, और कोटा के बच्चों के प्रति किस तरह की व्यवस्था है वो हमने वो भी देखी है। आसिफ, हमको ये देखना होगा, जो बच्चों की बात कर रहे हैं, ये बच्चे ट्विटर पे हैशटैग करते हैं, वो हैशटैग करते हैं, ट्रेंड होने लगता है। ट्रेंड होता है तो सरकारें हिल जाती हैं, उनको नेशनल वाइड पे अपनी छवि की चिंता होती है और तत्काल लगता है कि सरकारें काम नहीं कर रही, तो सरकार तत्काल एक्शन में आती है और वो चिंता दिखाते हुए और एक प्रचारित करती है कि सरकार कितनी चिंतित है। और हाईटेक बसें, एसी बसें, सोशल डिस्टेंसिंग, उनकी स्क्रीनिंग, ये सारी व्यवस्था करती है और ट्विटर पर उनका जवाब देती है कि सरकार किस तरह चला रही है। मजदूर की बात करें तो वो दबा कुचला वर्ग है, शोषित पीड़ित वर्ग है, जो अपने बारे में ही जागरूक नहीं है। वो ना ट्विटर पे एक्टिव है, ना उसकी सुनवाई होने वाला कोई करने वाला है, ना वो पैसे से सक्षम है, तो वो हर तरफ से पिटा है, लुटा है। अब आप देखेंगे कि जो सामना लिखा वोट बैंक का कचरा, तो ये बात कहीं ना कहीं सही बात भी है, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, जैसे आपने एक बात कही, मेरा मजदूर तेरा मजदूर, ये भी हमें देखने को मिला। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया कि जो जहां मजदूर है दूसरे राज्यों में, हम उन्हें पैसा देंगे, राज्यों से कहा, और आप उनकी व्यवस्था करें। लेकिन वो प्रयोग फेल हो गया। उसकी वजह यही रही कि दूसरे राज्यों ने समन्वय नहीं किया। बात मामला पहुंचा एमएचए तक, एमएचए ने बाद में गाइडलाइन की, नहीं दूसरे राज्यों में इंटरलिंक कर सकते हैं, बसें ले जाएं, तो वो व्यवस्था हुई। यूपी सरकार ने पहल की लाने की, लेकिन व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई कि यूपी को पता ही नहीं था सरकार को इतने मजदूर उनके बाहर जा रहे हैं, लाखों की तादाद मजदूर आने लगे, तो उन्होंने रोका। मध्य प्रदेश में भी यह हालत हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने कि हम लेके आएंगे, बाद में ये स्थिति हुई, किराया लेने लगा, बाद में उन्होंने कहा किराया भी देंगे। तो अब भी स्थिति ये हो रही है। अभी कल ही एफआईआर हुई है, आज सुबह, सॉरी माफ कीजिए, आप एफआईआर हुई है, प्राइवेट बस 2500 रुपए किराया लेके मजदूर चला रहे हैं। उन्होंने महीने भर का 2 महीने का जोड़ा हुआ पैसा वो लग गया। सरकार ने जब बदनामी, सरकार ने आनफन में एफआईआर कर दी कि निजी बस ऑपरेटर इसीलिए ये नौबत आ रही है ना, ये स्थिति बन रही है क्योंकि मजदूरों को भरोसा नहीं है कि सरकारें जो दावा कर रही हैं वो दावे पूरे होंगे। इसी वजह से मजदूर जिसके लिए 2700 रुपए, 2500 रुपए एक महीने का राशन है, मिक्सर के अंदर आ रहे हैं। मिक्सर, मैं बिल्कुल लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास, मिक्सर के अंदर आपके पास आ रहा हूं। देवेश, कोरोना की स्थिति पर जो चीजें अभी मंत्री जी ने भी बताई,
मेरा आपसे एक सवाल, ये स्थिति तो ये भी थी कि हम जब पूरे देश से बच्चे कोटा के अपने अपने प्रदेशों में लौट रहे थे तो छत्तीसगढ़ सरकार दावा कर रही थी कि हमको बीजेपी की केंद्र सरकार हमको परमिट नहीं दे रही है, हमको वो अनुमति नहीं दे रही है। यहां तक तो स्थिति थी। ये एक आपस में कोऑर्डिनेशन का हमारे यहां स्थिति है। देखिए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई एक चौपाई है, और छत्तीसगढ़ में जो कोटा से लौटने वाले बच्चे हैं उनके साथ वही हुआ कि वो समर्थ लोग थे, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से हुई। 7 दिन के बाद पालकों का प्रेशर इस तरह था कि कल रात को तमाम बच्चों को 7 दिन क्वारंटीन करने के बाद घर भेजना पड़ा और बच्चे घर जाकर क्वारंटीन हैं। लेकिन सुखद बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार यह कह रही है कि जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार लाना चाहती है, लेकिन उनको लाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। चुनौती ये है कि कोई भी मजदूर दूसरे राज्य में फंसा न रह जाए, क्योंकि स्थितियां कभी ऐसी ना हो जाए कि नोटबंदी की कतार में लगे, फिर भी कुछ नोट रह गए, बाद में रिजर्व बैंक ने भी लेने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थितियां अब नहीं होनी चाहिए। एक एक मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसा है उसे यहाँ पर आने का अधिकार है अपने राज्य में, और सरकार अगर प्रयास कर रही है तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि उस स्तर तक सरकार पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात जो सामना ने आज अपने मुखपत्र में लिखा है, मजदूर दरअसल किसी सीमाओं में बंधे हुए लोग नहीं होते हैं, सृजन के देवता माने जाते हैं मजदूर, जो किसी भी राज्य में होंगे, किसी भी देश में होंगे, वहां पर जाकर के वो कोई ना कोई सृजन का काम कर रहे होंगे। और ऐसे मजदूरों को कचरा कहा जाना घोर आपत्तिजनक होना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन मजदूरों को जिन्हें कचरा कहा जा रहा है, उन मजदूरों को उनके स्टेट लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे कैंप हैं जहां पर महाराष्ट्र के मजदूर हैं, जहां पर झारखंड के मजदूर हैं, बिहार के मजदूर हैं। जब उन कैंपों में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो मजदूर कहते हैं कि सरकार ऐसा खाने को दे रही है कि ईश्वर करे कि हमको इसी तरह की व्यवस्था बनी रहे। तो कुछ सरकारें ऐसा काम अच्छा भी कर रही हैं, जो दूसरे राज्य के मजदूरों को खाने को दे रही हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रही है। यह महाराष्ट्र की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। कुछ सरकारें बेहतर काम नहीं भी कर रही है कि छत्तीसगढ़ का एक मजदूर अपनी बिटिया के साथ पैदल चलकर तेलंगाना से निकलता है और छत्तीसगढ़ आते आते उसकी मौत हो जाती है। तो तमाम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो कि महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो, इन तमाम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि मजदूर किसी राज्य का हो उससे अपने राज्य में बहुत बेहतर एग्जांपल दिया देवेश, होने ही चाहिए। 13 साल की वो बच्ची जिसका नाम जमलो मड़कम है, वो तेलंगाना से निकलती है छत्तीसगढ़ के लिए महज 14 किलोमीटर दूर अपने घर से, वो दम तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसको पानी की किल्लत हो गई, उसे खाने को नहीं मिला। ये मजदूर की हकीकत है। कोटा के बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया गया, उनको क्या वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। आप हर व्यक्ति को ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए, हर व्यक्ति इसका हकदार है। लेकिन जब तुलनात्मक रूप से ये बात उठती है तो सवाल तो उठते हैं। सवाल और भी हैं। डॉक्टर शिव कुमार डेरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंकर लालवानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक है यहां पर, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और ब्रेक के बाद हम डिबेट आगे बढ़ा रहे हैं। डिबेट आज जिस पर है, दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा और उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार पर यह आरोप लगाया कि वो अपने मजदूरों को वापस लेने को तैयार नहीं है और वोट बैंक का कचरा इकट्ठा हो रहा है, यानी कि मजदूर। ये उन्होंने आरोप लगाया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डेरिया साहब, इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हरीश दिवेकर, मेरे सहयोगी देवेश तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर शिव कुमार डेरिया साहब, तब जबकि आप ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के ज्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं, आप मुझे प्लीज करेक्ट कर दें अगर मेरे आंकड़े गलत हैं। क्या यह बात सच नहीं कि अब तक हम छत्तीसगढ़ में 22,000 टेस्टिंग ही कुल अब तक कर पाए हैं, और यह आंकड़ा हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ और सिर्फ 750 का भी नहीं है? टेस्टिंग कहां हो रही है सर? तब जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में 2,000 से 3,000 ये टेस्टिंग का रेट है और 10 लाख की आबादी पर। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में 10 लाख की आबादी पर टेस्टिंग का रेट है करीब 750। अगर मेरे आंकड़े गलत है तो प्लीज आप मुझे ठीक करिए। देखिए, हमारे प्रदेश में निश्चित रूप से कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम है, और जो टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग हमारे प्रदेश में जो उपलब्ध कराए गए किट उसके आधार पर हो रही है। और प्रदेश सरकार ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के लक्षण जिसमें दिखाए रहे हैं, सारे लोगों को टेस्ट करवा रही है। और
जो अन्य प्रदेश के जो एक मजदूर यहाँ पे आए हैं अलग, इस तरह एक को मंत्री होने से अलग करा रहे हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया साहब आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर भी हैं और आप बेहतर जानते हैं शिव कुमार डहरिया साहब, आज मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है। एक हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी था मध्य प्रदेश में, उसको कोरोना की टेस्टिंग की उसका सैंपल भेजा गया 5 अप्रैल को, यानी कि ठीक 1 महीने पहले उसका सैंपल भेजा गया था 5 अप्रैल को, और 1 दिन पहले यानी कि 5 मई कल उसकी रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव आया है। यानी कि 1 महीना वो कोरोना के वायरस अपने अंदर लेकर घूमता रहा। तो देखिए, लक्षण की जहां तक आप बात करें तो आप समझ सकते हैं 1 महीना उसको कोरोना था और वो लोगों से मिलता रहा, जुलता रहा, और शायद यही वजह है कि आप रैपिड टेस्ट करा रहे हैं। 75,000 अपने ऑर्डर भी किए हैं। तो सर, लक्षण देखकर अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रैपिड टेस्ट किट जो आया है उसके रैपिड टेस्ट किट में वास्तविक जांच की स्थिति नहीं बन रही है। रैपिड टेस्ट किट में एक किट में हम 5 लोगों का भी परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उस किट के माध्यम से वास्तविक जांच जो होनी चाहिए वो नहीं है, उसके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं। और जिनको इस तरह के लक्षण नहीं है उसमें भी कहीं बताया जा रहा है कि लक्षण है, और जिनको लक्षण है उनको संक्रमण जिनको है उनको भी नेगेटिव बताया जा रहा है। तो रैपिड टेस्ट किट जो है वास्तव में उनका विश्वसनीयता उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने रैपिड टेस्ट किट की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं, और किट मंगाने के लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी केंद्रीय मंत्री से बात की है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बात की है, लेकिन और हम लोगों ने भी जो टेस्ट किट मंगाया है, राज्य सरकार की तरफ जो टेस्ट किट मंगाया उनसे जांच हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो टेस्ट किट आने चाहिए वो टेस्ट किट इस राज्य को उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जितनी जरूरत है। तो हमारे राज्य सरकार के संसाधनों के माध्यम से अन्य जगहों से उसकी व्यवस्था करके टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। और हमारी सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों के टेस्ट होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, इसका और जो उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे कि किस किस का इलाज करना है और कोरोना निश्चित रूप पॉजिटिव से है। ये एक महामारी है जो विश्व की महामारी है। इस महामारी से हम लोग निपट सकें। हमारे राज्य ने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 19 तारीख को ही जब इसके शुरुआती लक्षण दिखे थे, एक व्यक्ति हमारे यहाँ संक्रमित मिला था, उसी दिन से धारा 144 लगाकर लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण हमारे प्रदेश में इस तरह के मामले बहुत कम आए हैं। और सारे जिलों में हमारे ये धारा 144 और लॉकडाउन पर भी बात करेंगे हम मंत्री जी। और राज्य का नोडल अधिकारी भी बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग का भी इस तरह से आवाज फिर नहीं पहुंच रही कि आप तक सर किया जा रहा है। और हमारे प्रदेश के सारे विभाग, मुझे लगता है मंत्री जी का फोन हमसे एक बार फिर डिस्कनेक्ट हो गया है। मंत्री जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चर्चा में बाकियों को भी शामिल करना बहुत जरूरी है। मंत्री जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं बार बार एक्चुअली आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आता हूं आपके पास। शंकर लालवानी साहब, छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हमने बताए टेस्टिंग के, मध्य प्रदेश में भी करीब करीब इसी तरह के आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ की फिर भी आबादी 2.5 करोड़, और उसमें जो टेस्टिंग मैंने बताई आपको करीब 22,000 के आसपास। छत्तीसगढ़ का तो ये आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो ये कि अब तक 55,000 टेस्टिंग भी नहीं हुई है सर, या इसके आसपास ही हुई हैं। और तब जबकि 10 लाख की आबादी पर अगर हम टेस्टिंग का आंकड़ा देखें तो ये करीब करीब 670 है। अब आप ये सोचिए सर, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जिसको हम ये कह रहे हैं कि वहां कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, या दरअसल टेस्टिंग के जरिए से वो पहचान ले रहे हैं कि कौन कौन है, वहां 3,000, 2,000 टेस्टिंग हो रही है हर 10 लाख पे, और मध्य प्रदेश में टेस्टिंग होती है करीब करीब 670 के आसपास। यहां सर बीजेपी की सरकार है और ऊपर भी बीजेपी की सरकार है। अब कौन किसको किट नहीं दे रहा, कौन टेस्टिंग नहीं करा रहा, ये आप बताइए सर मुझे। देखिए, जहां तक किट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही जनसंख्या के आधार पर सभी को किट दी है, ऐसी बात नहीं है। और जिस राज्य को किट की आवश्यकता पड़ती है वो देती भी है। मैं स्वयं जब इंदौर में केसेस ज्यादा हुए, मैंने स्वयं केंद्रीय मंत्री जी से बात की थी, और उन्होंने स्वयं कहा था कि आप रिक्वायरमेंट भेज दीजिए, वेल एडवांस में हम किट देंगे, और पर्याप्त मात्रा में किट दी। इसके साथ साथ हमने भी अपनी किट का ऑर्डर देके प्रदेश सरकार ने भी विदेश से किट मंगाई, और किट की संख्या पर्याप्त है।
और मुझे लगता है कि जो सैंपल होने चाहिए थे वो हो रहे हैं। प्रतिदिन हम इंदौर में एवरेज 1000 सैंपल ले रहे हैं और भोपाल में भी सैंपल हो रहे हैं। तो ये दो ऐसे मुख्य स्थान है जहाँ सबसे ज्यादा समस्या आ रही है और वहाँ सैंपलिंग हो रहा है। ठीक, लालवानी साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास। उससे पहले देवेश मैं आपके पास आ रहा हूँ। देवेश, जब हम 10 लाख की आबादी पर 750 टेस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद तो हम कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो कोरोना पेशेंट्स है ही नहीं, क्योंकि आप टेस्टिंग ही नहीं कर रहे, या टेस्टिंग हो रही है तो इतनी कम है कि बहुत ज्यादा। और खुद मंत्री जी ये बात मान रहे हैं कि रैपिड टेस्ट जो हमने ऑर्डर की गुड़गांव से, मतलब दक्षिण कोरिया की कंपनी से जो वाया गुड़गांव आई हमारे पास, वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लग रही है। उसमें 10 मामले में से हमने देखा था कोरबा या बाकी जगहों में जो तस्वीरें आई थी, 10 को पॉजिटिव दिखाया, निकला उसमें से 1 पॉजिटिव, 9 ऐसी घबरा गए। देखिए, सूरजपुर में ऐसे ही कुछ हुआ था कि सूरजपुर में जो टेस्टिंग किट है, रैपिड टेस्टिंग किट, उसके जरिए जो मजदूरों का आश्रय स्थल था वहां पर जब जांच की गई तो ये जानकारी आई कि 9 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। तो तमाम 9 लोगों को जब जो बड़ी तकनीक है RT-PCR, उसके जरिए जब जांच की गई रायपुर ला करके एम्स में, तब उसमें से केवल 6 पॉजिटिव पाए गए। RT-PCR, माफ कीजिएगा। तो उसमें जब जांच की गई RT-PCR में, तब यह तय हुआ कि इसमें से 6 पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी निगेटिव पाए गए। जशपुर में एक रैपिड टेस्टिंग किट में पॉजिटिव पाया गया था, बाद में जब RT-PCR जांच हुई तो वो निगेटिव पाया गया। किसी भी तरह से जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसको छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य अमला भी यह कहता है कि ये केवल एक प्रारंभिक जांच के लिए, अगर उसमें से कोई एक पॉजिटिव दिखता है तब उसकी जांच की जाएगी, और जब जांच के बाद जिसके संपर्क में वो आया है वो सभी की RT-PCR जांच की जाएगी, ताकि ये क्लियर हो सके कि आखिर कितने लोगों को वहां पर कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर अभी मजदूर आने वाले हैं छत्तीसगढ़, सबसे बड़ा खतरा उस मजदूरों की वापसी के बाद बढ़ेगा। हालांकि उनको लाना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं। अगर उन्हें छत्तीसगढ़ नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? यही वजह है कि मुख्यमंत्री 2 दिन से बैठक भी कर रहे हैं कि उनको रखना कहां पर है। लेकिन रखने के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे को भी यह चिंता करनी होगी कि उन तमाम मजदूरों को रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करिए या RT-PCR के जरिए जांच करिए। उनको जांच करके यह सुनिश्चित करना होगा कि जब वो अपने गांव के सिवाने पर बने स्कूल में अगर क्वारंटाइन हो रहे हैं तो उनके मन में भरोसा होना चाहिए कि आज से 14 दिन बाद जब वो अपने घर में के लिए लौटेंगे तब उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, उनके गांव में किसी को उनसे खतरा न होने जा रहा हो। क्योंकि श्रम विभाग तो यह कह रहा है कि आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, अगर आपके बगल में कोई अन्य राज्यों से पास बनवा कर भी आया हुआ है तो आप उसकी जानकारी राज्य सरकार को मुहैया कराइए। लेकिन जांच की किट कितनी है प्रदेश में, क्या उसके अनुपात में आबादी जितनी आने वाली है? शिवधरिया जी खुद बता रहे हैं 1 लाख के लगभग मजदूर जो हैं वो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। अब तक 1 लाख तो कुल छत्तीसगढ़ में जांच नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो बाकी राज्यों से आने वाले लोग होंगे, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, नौकरी पेशा लोग हों, जो टूरिस्ट दूसरे राज्यों में जाकर फंसे हैं वो टूरिस्ट हों, इन सभी की जांच क्या स्पष्ट रूप से हो पाएगी? और इस पर बहुत बड़ी बहस का ये विषय रह चुका है, हमने इस पर डिबेट भी किए हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट हो या RT-PCR हो या फिर ये रैपिड टेस्ट हो, इसमें कितना भरोसा हम कर सकते हैं एंटीबॉडी टेस्ट पर, या फिर जो दूसरी रैपिड टेस्ट की अभी जो वो पैलेट वाली जो टेस्टिंग आई है उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? ये एक अलग बहस का विषय रहा है। लेकिन सांसद जी, मेरा आपसे एक सवाल यह है, जब आप ये कहते हैं कि हमें पर्याप्त किट मिल रही हैं और हम उन किट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गुजरात, वहां तो सर आपकी सरकार है, आपकी आबादी भी वहां से कम है, आपकी आबादी 7.5 करोड़ जहां बैठे हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात की आबादी करीब 6.5 करोड़ के आसपास है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वहां 90,000 टेस्टिंग हो चुकी है। तो जब सर बीजेपी का ही राज्य है, वहां 90,000 टेस्टिंग हो रही है, तब जबकि वहां की आबादी कम है और आप सांसद हैं उस इलाके के जो देश में हॉटस्पॉट है कोरोना का, जहां मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा मामले हैं, आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं इस टेस्टिंग की जो अभी किट आप तक पहुंच रही है? वाकई आप संतुष्ट हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में जब हमने टेस्टिंग करा और जैसे जैसे हमें मदद ज़्यादा पाए गए और हमने उसकी संख्या बढ़ाते गए, और मैं तो कहूँगा शुरुआती दौर में तो 200-250 हो रहे थे। जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय तो बहुत कम हो रहे थे, और उस समय टेस्ट लेबोरेटरी की भी इतनी उपलब्धता नहीं थी। ये तो हमारी सरकार आने के बाद हमने व्यवस्था करी, भोपाल में टेस्टिंग होने लगे, जब भोपाल में मरीज आने लग गए तो हमने दिल्ली में कराया, पांडिचेरी में कराया और उसके बाद तो निजी लेबों में कराई। तो जो जो आवश्यक था समय के अनुसार वो हमने करा, और अभी टेस्टिंग हो रही, प्रतिदिन 1000 के आसपास के टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, और जहां जहां पूरे शहर में 1600 टीमें लगाकर स्क्रीनिंग की गई है। तो स्क्रीनिंग के बाद जो ऐसा लगता है लक्षण आते हैं, लगभग 5000 से ज्यादा ऐसे आए जहां सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, अब उनको हम ऐप के माध्यम से पूरी मॉनिटर कर रहे हैं, और कहीं भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उसकी जांच कराते हैं। तो किट की कोई ऐसी कमी नहीं है, जहां जहां आवश्यक है वहां जांच की जा रही है। शंकर जी, एक मानवीय पहलू और सामने आया
मंत्री जी मैं आपके पास इसी सवाल के बाद आता हूं। शंकर जी, एक मानवीय सवाल कांग्रेस ने उठाया मध्य प्रदेश में। उनका यह कहना है कि आप एक तरफ पीएम केयर फंड में लोगों की मदद के लिए पैसा मंगा रहे हैं, रेलवे का आपका सारा स्टाफ वही है, कोई आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देनी, उनको सब काम कर रहा है। उसमें मानवीय पहलू कम से कम ये दिखाना चाहिए था कि मध्य प्रदेश के जो श्रमिक बाहर प्रदेशों से मध्य प्रदेश आ रहे हैं उनसे कम से कम आप किराया ना वसूलें, उनके लिए 10 रुपए भी बहुत हैं। 315 रुपए उस ट्रेन के मजदूरों से लिया गया था और इसका आरोप खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाया था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया कि किराया हम दे रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके ट्रेन चला रही है और निःशुल्क ला रही है, उनसे भाड़ा नहीं ले रही, तो कांग्रेस किस आधार पर ये आरोप लगा रही है? ठीक, पता नहीं अभी टिकट उसकी मिली होंगी नहीं मिली होंगी, वो अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको दिखाता, इसीलिए मैंने जो जिसके आरोप थे उसके आरोप को ही कोट करते हुए मैंने आपसे सांसद साहब सवाल पूछा। मैं लौट रहा हूं सांसद जी आपके पास। डेरे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे सवाल ये चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, जब पूरा देश प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद कर रहा है, उस समय कांग्रेस से क्यों नहीं आगे रखते प्रधानमंत्री इस कोरोना के रूप में जो महामारी है उसके लिए मदद की? मजदूरों के किराए के लिए पैसे देने के लिए विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के राहत कोष में कभी नहीं दे सकते। वो भी उसी काम में कर रहा था। तो ये सिर्फ थोड़ी राजनीति है जो कांग्रेस कर रही है। डेरिया साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुन के। शंकर लावनी साहब, जहां तक मैं जानता हूं आप समझ चुके हैं, शिव कुमार डेरिया साहब छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, हालांकि कांग्रेस के साथी हैं आपके। आपने सवाल पूछा है तो मैं खुद ही पूछ लेता हूं। शिव कुमार डेरिया साहब, इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी साहब पूछ रहे हैं कि आरोप लगाते हैं कांग्रेस के मित्र, लेकिन वो जरिया जिस जरिए से मदद मांगी जा रही है कांग्रेसी, उसमें कितनी मदद कर रहे हैं? देखिए, हमारे धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को कि जो काम केंद्र की सरकार को करना चाहिए था वो उन्होंने काम नहीं किया। उसकी मांग जो केंद्र सरकार के हमारे जो श्रमिक हैं उनको जो सहायता पहुंचानी थी वो केंद्र सरकार ने नहीं की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो श्रमिक हैं अपने प्रदेश आना चाहते हैं उनके किराए की पैसा कांग्रेस पार्टी की पार्टी देगी और राज्य के जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के लोग हैं वो इसमें मदद करेंगे। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी इस संकटकालीन स्थिति में अपने अपने प्रदेश के हमारे अध्यक्षों के माध्यम से, पार्टी के लोगों के माध्यम से राज्य सरकारों की पूरी तरह मदद कर रही है और केंद्र सरकार की भी मदद कर रही है। हमारी सरकार केंद्र सरकार के पूरी गाइडलाइन का पालन कर रही है। जो केंद्र सरकार ने कहा उन सारी चीजों का पालन हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। डेरिया साहब, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं केंद्र जहां तक सरकार, व्यवस्था है वो मजदूर खोल दिए सर। राज्य के सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं आपने देखा होगा। जिम्मेदारी केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। केंद्र को भी इस मामले में विचार करके मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन का राशि जो है उसमें कुछ योगदान उनको भी देना चाहिए। हमारी सरकार, राज्य की सरकार पूरी राशि मजदूरों को लाने के लिए देगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है जो राज्य सरकार ने ट्रेनें मांगेगी हम देंगे। 85% राशि केंद्र सरकार दे रहा है, सिर्फ 15% राशि राज्य सरकार। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 28 ट्रेनें मांगी थी। मुझे नहीं पता कि वो 28 ट्रेनें अभी तक पहुंची कि नहीं पहुंची। टिकट है उसको आपने 200 रुपया बढ़ा दिया, उसके बाद बोलते हैं कि हम 85% कम करेंगे। ये डेरिया साहब, आपने जो 28 ट्रेनें मांगी थी अलग अलग राजधानियों से, शहरों से छत्तीसगढ़ के लिए, ट्रेन के किराए की बढ़ा दी। उसके बाद कहते हैं कि 85-15 ये सिर्फ दिखावे के लिए है, राजनीति करने के लिए। केंद्र सरकार को राज्यों को भी मदद करनी चाहिए, इस मामले में मदद करनी चाहिए, सब मिलकर लड़ेंगे। मंत्री जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। देनी चाहिए मंत्री जी, लौट रहा हूँ आपके पास। अपने प्रदेश में सिर्फ सरकार मंत्री जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आपके घर के पास में कोरोना का मरीज शिव कुमार डेरिया साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। मैं फिर वही कहता हूं कि चर्चा में सबको मुझे शामिल करना है। मैं सर वो एक बार फिर देख लेता हूं आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। तब तक हरीश, मेरा आपसे एक सवाल। हरीश, आपसे मेरा एक सवाल। सांसद साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास। शंकर जी एक मिनट शंकर जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। और देखिए ये करना बंद करें। अरे शंकर जी सुनिए ना सर, ये देखिए सर, शंकर जी इस बहस से बचते हैं ना। आप दोनों तो एक ही रूम
रूप है, उनका नाम शिव है, आपका नाम शंकर है। शिव शंकर आपस में ऐसे ठीक नहीं ना सर। आप रुकिए ना एक मिनट। शिव ढेरा साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, शंकर जी आपके पास भी आ रहा हूँ, एक मिनट। तो बोले केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। हाँ शंकर जी लौट रहा हूँ ना मैं आपके पास, इसकी मदद कर रही है, उसके बाद अरे शंकर जी आपको आवाज नहीं मिल रही क्या सर? आप रुकिए ना एक मिनट सर एक मिनट। शंकर जी एक मिनट। हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, देखिए मदद सबको करनी है, लेकिन चूंकि इस घटना का जिक्र आज मध्य प्रदेश में हो रहा है और इंदौर से ही सांसद हमारे साथ बैठे हुए हैं, इंदौर की एक घटना है कि मदद करने का जुनून कुछ नेताओं में आज इस तरह है कि 100 लोगों को एक भवन में इकट्ठा करके यह गाइड किया जाता है कि आपको मदद कैसे पहुंचानी है। तब जबकि पीएम कह रहे हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। आकाश विजयवर्गीय 100 लोगों को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि कहां कहां जाके सामग्री भेजनी है, जो काम फोन पर, टेलीफोनिक या फिर व्हाट्सएप या किसी और जरिए से भी हो सकता था। बिल्कुल, जैसा अभी देवेश ने कहा था, समर्थकों नहीं दोष गोसाई, वही यहाँ पर लागू होता है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता हैं, इंदौर के बड़े चेहरे हैं, और जिस तरह से आकाश विजयवर्गीय विवादों में रहे हैं लगातार, उसी का एक नमूना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मतलब देश के हर बुद्धिजीवी और बड़े पद पर बैठे और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, ये खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब ये साफ तौर पे एमएचए की गाइडलाइन है, उसमें कहा गया है कि कोई भी सोशल एक्टिविटी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यहाँ तक कि अंत्येष्टि में 10 लोगों को अनुमति दी गई है, शादी विवाह में 20 लोगों को अनुमति दी गई है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ऊपर से इतना ही नहीं, ऊपर से ये कहते हैं जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, मतलब खुद तो खतरे में है ही, दूसरा लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। और वहाँ भी इंदौर जैसा हॉट स्पॉट बना हुआ है, इंदौर में कंट्रोल नहीं हो रहा कोरोना, मतलब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। उसमें उन वार्डों के लोग आ रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित है, रानीपुरा है, टाटपट्टी, बाखल है, ऐसे संक्रमित वार्ड के लोग वहां पर इकट्ठे हैं, तो वो अगर स्प्रेड होंगे जाके, तो मतलब जहां पूरा जिला प्रशासन, सरकार पूरी एक कोशिश कर रही है किसी भी तरह कोरोना कंट्रोल हो जाए, और लेकिन इस तरह की जो लापरवाही है, ये अपरिपक्वता दिखाती राजनीति की। और आकाश विजयवर्गीय का ये पहला नहीं, इसके पहले भी कई बार वो पुरानी तो चीजें हैं ही, लेकिन हम सबको इसका पालन करना है। मदद करने का जुनून अच्छा है, लेकिन इस फितूर में कहीं कुछ गलती हो जाए, सब पर भारी पड़े, वो भी गलत बात है। मैं लौट रहा हूं आपके पास हरीश। देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। बार बार मंत्री जी एक बात कह रहे हैं, हमने केंद्र सरकार की हर गाइडलाइन का पालन किया, अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी चीज है, वो ये जो सरकार की अपनी बात है, जो केंद्र से उसका कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले कहा था हम शराबबंदी करेंगे, और इस दौर में हम जानते हैं कि अगर ठेके बंद हुए थे तो वो ठेके इसीलिए बंद हुए थे कि लोग एक जगह पर गैदर ना हो, लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो। 40 दिन के इस पूरे पीरियड के बाद अचानक सिर्फ ठेके खोले जाते हैं, शराब के आते खोले जाते हैं, दुकानें खोली जाती हैं, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ से, भोपाल से, इंदौर से, बाकी किस जगह से किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं वो हमने सबने देखा है। हालांकि इंदौर का मैं जिक्र भी नहीं करूंगा इसका, लेकिन आप देखिए, आपको नहीं लगता कि यह मुफीद वक्त था, या सरकार दरअसल राजस्व के आगे झुक गई, मजबूर है और कोई तरीका नहीं? एक तरफ दावा है गाइडलाइन पालन करने का, और एक तरफ ये तस्वीरें। देखिए, लोग जब घर में बंद थे तो उन्हें बाहर निकलने की। मंत्री जी मेरे सहयोगी हैं देवेश, उनसे मैंने पूछा है, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इसीलिए दुकानें चालू की गई हैं। मंत्री जी पत्रकार अगर कुछ कह ले तो भी सर अलाउ कीजिए प्लीज। देवेश आप बोलिए ना। मंत्री जी आता हूं मैं आपके पास। देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब के लिए सरकार ने 2 समितियां बनाई हैं। एक समिति सामाजिक कार्यकर्ताओं की है और एक समिति राजनीतिक दलों की है। इन दोनों समिति की रिपोर्ट जब कह देगी कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करनी है, तब छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी की ओर कदम बढ़ाएगी। समितियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि जब शराब एकाएक बंद की जाएगी तब लोगों पर क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा और लोग कहीं कुछ और नशे की ओर न बढ़ जाए, उसका अध्ययन करने के लिए सरकार ने ये 2 समितियां बनाई हैं। लॉकडाउन के दौरान समिति काम नहीं कर पाई है और समिति की रिपोर्ट लॉकडाउन के दौरान आ नहीं पाई है, इसलिए शायद सरकार अभी शराबबंदी नहीं करना चाहती है। लेकिन सरकार दरअसल यह भी चाह रही हो कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में कैद हैं तब उन लोगों ने शराब नहीं पिया है और शराब के बदले दूसरे विकल्पों की ओर नहीं गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जब शराबबंदी होगी
तब लोग अपने घरों से निकल के किस ओर जाते हैं। जब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाता तब तक छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और इन 40 दिनों में एक रायपुर की अगर वो घटना छोड़ दें जिसमें कुछ लोगों ने स्पिरिट पी ली थी और उनकी दर्दनाक मौत हुई, तो उसके अलावा तो लोगों ने संयम रखा है। और सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि लोगों ने शराब ना पीकर जता दिया कि वो शराब के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सरकारों ने ठेके खोलकर बता दिया कि वो ठेके के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। डेरिया साहब, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आपसे जल्दी में थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यही है आपसे डेरिया साहब, छत्तीसगढ़ मैतारी की तो पूजा हम करते हैं, लेकिन यही मैतारी, यही बहनें हमारी जब लठ लेकर ठेकों के सामने आपसे अपील कर रही हैं कि प्लीज मत खोलिए, बंद रखिए ये शराब की दुकानें, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता क्या? निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी 3 कमेटियां बनी हुई है, राजनीतिक कमेटी, एक प्रशासनिक कमेटी और एक सामाजिक कमेटी। इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी रखा हुआ है, लेकिन वो कभी किसी कमेटी में आके अपनी सुझाव नहीं देते, सिर्फ प्रेस में देते हैं। और हमारी सरकार बंद करना चाहती है, लेकिन नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं की जा सकती, लॉकडाउन की तरह शराबबंदी नहीं की जा सकती। तो इस मामले में सब लोगों का विचार आ जाए और किस तरह से उसमें किया जाए। एकदम से बंद करने से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे राज्य इसके उदाहरण है, जैसे मंत्री जी महाराष्ट्र ने पहले शराबबंदी 1950 में एकदम बंद करने से मद्रास दिक्कत हो राज्य ने जाएगी, बंद धीरे-धीरे करना पड़ेगा। ये धीरे-धीरे में बहुत धीरे हो गया। शराबबंदी है, लेकिन मंत्री जी इस पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। गुजरात है, मंत्री जी आप तो बहुत एक्टिव मंत्री हैं और बिहार राज्य है, यहाँ इस तरह की शराबबंदी है। हाँ, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मुझे पता है आप गुजरात का जिक्र करेंगे, आप बिहार का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि शराबबंदी के बावजूद वहां कैसे शराब मिलती है। लेकिन हाँ, जब समिति का जिक्र होता है तो एक छोटी सी कहानी जरूर याद आती है। एक बार हुआ ये कि एक राज्य में कई जांचों के लिए बहुत सारी समितियां थी, तो ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंची कि हमारे यहां समितियां बहुत सारी हैं। मुख्यमंत्री जी तुरंत मंच पर आए और उन्होंने कहा गंभीर विषय है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कई समितियां हैं, एक नई समिति का गठन किया जाता है जो यह पता करेगी कि इतनी सारी समिति कहां है, क्यों है और कौन से हैं। खैर, उस पर एक समिति का और गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ में कहीं यही होकर ना रह जाए। बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया शंकर लालवानी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरीश आपका बहुत शुक्रिया, देवेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, कोरोना चूंकि वैश्विक महामारी है, ये छत्तीसगढ़ की बीमारी नहीं, ये मध्य प्रदेश की बीमारी नहीं, उत्तर प्रदेश की बीमारी नहीं, बिहार की बीमारी नहीं, महाराष्ट्र की बीमारी नहीं, ये दुनिया की बीमारी है। नतीजा हम सबको मिलकर लड़ना है। उसमें अगर मजदूरों को कचरा कहा जाएगा, उसमें यह कहा जाएगा तुम्हारे मजदूर हमारे यहां फंसे, ले जाइए, हमारे मजदूर हमें वापस दीजिए, अपने मजदूर ले जाइए, तो इस तरह से तो कोरोना से क्या हम लड़ पाएंगे। और रही बात टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग तो देखिए हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर लक्षण के आधार पर टेस्टिंग होगी तो हमने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी ऐसा भी सामने आया है जिसको 1 महीने पहले कोरोना के लिए उसका सैंपल भेजा गया, 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव आया है। उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, वो लड़ता रहा, लेकिन इस दौरान जितने लोगों से वो मिला, क्या उसने वहां कोरोना स्प्रेड नहीं किया? सोचिए इन चीजों को।